दिल झकझोर देने वाली, कलेजा मुंह कोला देने वाली यह खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस में, जहां पर पहले तो एक युवती के साथ में गैंग रेप किया जाता है, बाद में उसके परिवार वालों को केस वापस लेने के लिए दबाव डाला जाता है, उस लड़की की जीभ काट दी जाती है और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलते झूलते वो लड़की दम तोड़ देती है। क्या कहेंगे आप कानून व्यवस्था को लेकर के? क्या कहेंगे आप ऐसे खबरों पर अंकुश लगाने के दावों को लेकर के? क्या कहेंगे आप पुलिस के कार्यशैली को लेकर के? क्या कहेंगे आप महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के दम भरने वाले, सत्ता पर काबिज लोगों से लेकर के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के दावों को लेकर के जो महज फिसड्डी साबित हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश का हाथरस का यह केस कलेजा मुंह को ला देता है। एक दलित युवती के साथ में बलात्कार की घटना होती है, बलात्कार ही नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार होता है, उस लड़की की जबान काट दी जाती है। पुलिस प्रशासन खामोश तमाशाई रहता है। गिरफ्तारी के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर 4 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, मगर बावजूद इसके पुलिस का इकबाल जरा आप देखिए कि उस लड़की के परिजनों को, घर वालों को धमकी मिलती है कि केस वापस ले लीजिए। मैं अपने विनम्र श्रद्धा सुमन उस पीड़िता बिटिया के लिए अर्पित कर रहा हूं, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो भाजपा राज में थी। जिस बर्बरता, नृशंसता के साथ सामूहिक बलात्कार और फिर बर्बरता की सारी हदें पार करती हुई उसकी हत्या की गई, आज निर्भया भी शर्मसार हो गई होगी। तो तस्वीरें आपने देखे, आपने बयान, आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब सुना, मगर सवाल यह है सीधे सीधे कानून व्यवस्था को लेकर के कि ये कैसा इकबाल है उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन का कि आए दिन ऐसी वारदातें न सिर्फ हो रही हैं बल्कि अंकुश लगाने के नाम पर जो प्रयास हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रयास हो रहे हैं, मगर उन प्रयासों का असर जमीनी स्तर पर क्यों नहीं हो रहा है? और ऐसे में एक गुनाह होता किया जाता है, बड़ी वारदात की जाती है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, लड़के की जबान काट दी जाती है और इसके बाद में ये अपराधियों के घर वालों या उनके करीबियों की हिम्मत कि उस पीड़िता के घर वालों को धमकी दी जाए केस वापस लेने के लिए। और इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि जब पीड़िता अस्पताल में थी, उसका इलाज चल रहा था, उसकी हालत बिगड़ रही थी, तो उसी वक्त उसको दिल्ली के एम्स में क्यों नहीं लाया गया? क्यों उसको ग्रेटर नोएडा, राजधानी दिल्ली से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है ग्रेटर नोएडा, जब स्थिति बेकाबू हो रही थी तो पहले क्यों नहीं लाया गया दिल्ली के एम्स में या किसी बड़े अस्पताल में? आइए कुछ सुनते हैं कुछ ऐसे बयान। सूचना मिली है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की। इस सूचना पे चूँकि प्रीवियसली एफआईआर कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376D धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो 376D सेक्शन लगे हुए थे, उस सेक्शन के आधार पर शासन द्वारा जो निर्धारित धनराशि थी एफआईआर कायम होने के बाद उसकी प्रथम किस्त 4,12,500 रुपये पीड़िता के, मृतका के परिवार वालों के खाते में उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये बयान जो कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से आपने सुना, मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस मौत के लिए जिम्मेदार ये अपराधी हैं या आपराधिक मानसिकता के लोग हैं जिनकी वजह से इस युवती ने दम तोड़ा, या इस मौत के पीछे असली गुनहगार और असली जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की पुलिस और हाथरस का प्रशासन है? क्योंकि ये कैसा इकबाल है पुलिस का और प्रशासन का कि तमाम प्रयास किए जाते हैं, बावजूद इन तमाम चीज़ों के दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मगर लोगों पर इसका असर नहीं होता है। आखिर ऐसी वारदातों पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो हंटर चलाए जा रहे हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी या जो वादे किए गए थे महिलाओं से कि सुरक्षा व्यवस्था को लेने के लिए एक के बाद एक ऑपरेशन दुराचारी हो, या फिर रोमियो नाम का दल हो, एंटी रोमियो दल हो, या फिर इस किस्म से महिला सुरक्षा सेल हो, ये तमाम
टीमें गठित की गई, तमाम एजेंसियां बनाई गई, मगर प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटनाएं रुक नहीं रही। मगर प्रदेश के अंदर छेड़खानी की वारदात में कमी नहीं आई। प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो पहले दिक्कतें थी, जो पहले शंकाएं थी, वही अभी भी बनी हुई है।